वंदे मातरम। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को बताना चाहता हूं कि शौर्य भारत आपके लिए लेके आया है नवरात्रा के उपलक्ष्य में 9 दिन का जो डिस्काउंट है। आपको अगर कोई भी ऐप परचेज करना है, कोई भी आपको कोर्स अगर बाय करना है तो आप उस पर जाके आप बाय कर सकते हैं और आपको 33% ऑफ मिलेगा। और ये ऑफ जो चलने वाला है सभी कोर्सेज पे चलेगा। प्लस आपको डेट याद रखनी है, ये 7 से लेके 15 तक ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ठीक है, साइज हो गया था, रोटेशन बाकी था। ठीक है, ओके। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जी पे कैसे कैसे फर्क पड़ता है। तो टोटल हमने कल 3 तरीके देख लिए थे। पहला कौन सा था? हाइट वाला। सेकंड डेप्थ वाला, गहराई वाला। और तीसरा साइज या शेप वाला। ठीक है, अच्छा, हाइट वाले सीन में हमने क्या देखा था कि अगर हाइट बढ़ती है तो जी भी घटता है। ठीक है, डेप्थ में भी हमने देखा था अगर डेप्थ बढ़ती है तो जी घटता है। और साइज के साथ हमने देखा था कि पोल और इक्वेटर वाला देखा था। पोल पर जी सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे जी कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। थर्ड हमारा हो गया था। फोर्थ जो है वो आता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। क्या आता है? इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ओके, देखिए अभी तक हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं जी के अंदर बदलाव कहाँ से आता है। इसमें एक लास्ट हमारा कौन सा होता है? रोटेशन। अब रोटेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। किससे? ओमेगा। कोई भी चीज़ अगर घूमती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ना कि उसमें वी होता है। क्या होता है? एंगुलर। तो अब यहाँ पर हमें डेरिवेशन तो नहीं करना है, बट मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जो अर्थ है, आपको पता है कि अब वो रुकी तो हुई नहीं है, वो लगातार घूम रही है। और उसकी जो एक्सिस होती है वो कुछ इस तरीके से टिल्ट होती है। ठीक है, और ये इसके रिस्पेक्ट में घूमती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब अपन बात करते हैं तो 2 पॉइंट होते हैं। एक तो अपना इक्वेटर होता है, एक अपने पोल्स होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलता है? किसी को पता है? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश कोण। अक्षांश कोण। अच्छा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड असल में ज्योग्राफी की एक टर्म है जो आपको बताती है किसी भी पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है अर्थ पे। और ये जो होता है, फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ कोई पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, तो उसको हम देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश कोण। अभी जो एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है ये हम क्यों बताते हैं? बिकॉज ये जो घूमने का इफेक्ट है वो हर जगह पर अलग अलग फील होता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप पोल पे आ जाओगे तो पोल तो एक्सिस निकल रही है, तो आप पे रोटेशनल इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना इक्वेटर वाले पे लगेगा। इसीलिए लोकेशन का इस पे फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ पर हो, उसके हिसाब से आपके ऊपर रोटेशनल इफेक्ट, घूर्णन प्रभाव लगेगा। क्योंकि आपकी जो एक्सिस है वो कहाँ से निकल रही है? पोल से। अब ये पेन है, इस पेन के यहाँ पर एक्सिस है तो ये ऐसे घूम रहा है। अब कोई इस एक्सिस के इतना पास है, कोई इतना दूर है, कोई एक्सिस के ऊपर ही है, तो तीनों पर अलग अलग रोटेशनल इफेक्ट लगेगा। तो इसीलिए अपन इसको भी इंक्लूड इसमें करते हैं। तो लेट्स से एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो है वो हमारा कितना है? थीटा। कई बुक्स में इसको लैम्डा भी लिखते हैं। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ये वाला एंगल किसके बीच में मेजर होता है? कोई भी पॉइंट और इक्वेटर लाइन। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा और उस पॉइंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल किसके बीच में नापा जाता है? इक्वेटर लाइन और कोई भी जहां पर अपन पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हमें जो मेन चीज समझनी है कि जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वो हमारी चीज इंटरेस्ट की है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर जो सरफेस है वहाँ पर कितना है? इसका जी है। और हमें किसी भी पॉइंट पर अभी हम ले लेते हैं, चलो इस पॉइंट पर ले लेते हैं। इस पॉइंट पर जी डैश हो जाएगा। हमें देखना है कि रोटेशनल का इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है जी डैश की, वो होती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे डेरिवेशन से आती है, हमें डेरिवेशन अभी करना नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये जी डैश क्या है? नया जी। ठीक है, किसके इक्वल है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वे थीटा इज व्हाट? एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अब इसको आप चाहो तो लैम्डा भी लिख दो, थीटा लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 2 चीज़ें कंफर्म करो। अगर कोई पार्टिकल इक्वेटर पे है तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री।
क्योंकि इसी के तो रेफरेंस से हम एंगल नापते हैं। अगर कोई इक्वेटर लाइन पे तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है 0, और अगर कोई पोल पे होता है तो 90 डिग्री। बिकॉज ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अदरवाइज आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए उस एंगल का कि वो एंगल कितना है, सॉरी एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना है। बट हमें इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है बिकॉज इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, इक्वेटर और पोल पे, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी है जर्नल इक्वेशन है किसी भी थीटा के लिए। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताओ, पोल और इक्वेटर पे जी डैश कितना होगा? हाँ, अब देखो पोल की जब अपन बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 यानी कि 90। कॉस 90 कितना होता है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, जी के। बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि रोटेशनल का जो इफेक्ट होता है उसका पोल पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी कि उससे जी का कोई भी चेंज नहीं होगा। कहाँ पर? पोल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घूमने का इफेक्ट नहीं होता, होता है, बट पोल पे नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये क्या बोलेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा, और ओमेगा बेसिकली इनडायरेक्टली रोटेशन की बात हो रही है, तो रोटेशन का इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ता, पोल पे। तो पोल पे जितना भी जी था वो उतना ही रहेगा। अब भली अर्थ रुक जाए या भली अर्थ कितनी भी तेज चले, उसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। और इफेक्ट जिन पे पड़ता है वो वही होते हैं जो इक्वेटर पे होते हैं, हर बार इक्वेटर वाले ही होते फंसते हैं जो, ठीक है। अब इक्वेटर वाले का सीन समझते हैं। अब आप मुझे बताओ, अच्छा पहले एक बार इतना लिख लो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक एंगल ऑफ लैटिट्यूड नाम की चीज़ होती है, बिकॉज इसको डिफाइन करेंगे तभी अपन फॉर्मूले पे आएंगे। ओमेगा क्या है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेशनल स्पीड है। थीटा आपको मैंने बता दिया। जी आपका अभी जो सरफेस पे था, जब घूम नहीं रहा था अर्थ, और जब अर्थ घूमेगा तो वो जी डैश हो जाएगा। तो किसी भी एंगल पर आप उसका जी डैश निकाल सकते हैं, नया जी निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, सबसे पहले पोल पे क्या होता है, अब सेकंड चेक करेंगे इक्वेटर पे, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता। कौन नहीं करता? जी डिपेंड नहीं करता जो पोल पे है। तो जी यहाँ पर मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि जी डैश जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशनल का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? चले आगे। अच्छा, क्या इक्वेटर पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज इक्वेटर पे एंगल कितना है 0 डिग्री, एंड कॉस 0 कितना होता है 1। तो उसका फॉर्मूला वहां पर हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है। सेकंड देखते हैं इक्वेटर का इफेक्ट क्या है। अच्छा, इक्वेटर पे जब बात करते हैं थीटा कितना लेते हैं 0 डिग्री, सो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री 1। तो अगर इक्वेशन की अगर बात करें तो जी डैश किसके बराबर हो जाएगा, जी माइनस आर। तो अब इसके इक्वेशन में ओमेगा आ रहा है, दैट मीन्स इट विल डिपेंड ऑन ओमेगा, यानी कि रोटेशन। क्लियर है? अब इसमें भी 2 चीजें समझनी है। ओमेगा जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ओमेगा जब घटेगा तो क्या होगा। अच्छा, ओमेगा के बढ़ने घटने से पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अगर हम अर्थ की स्पीड को 10 टाइम्स कर देंगे या अर्थ को हम रोक देंगे तो पोल पे जी कितना हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपको इसमें ट्रैप नहीं होना है, फंसना नहीं है कि पोल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता बट इक्वेटर पे पड़ता है। अब चलिए इक्वेटर वाले को समझते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं कि एक तो ओमेगा जो है अब या तो वो बढ़ेगा या वो घटेगा, ठीक है। तो इसके हम 2 सिनेरियो समझते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि आपका ओमेगा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट इज स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग। अब मुझे बताओ अगर ओमेगा बढ़ेगा तो ये स्क्वायर हो रहा है तो और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये वाली चीज़ बढ़ेगी, ये वाली जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो जी में घटाएंगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है जी डैश क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो जी है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वेट भी क्या होगा, घटना। मैंने क्या बोला, जो जी के साथ है वो वेट के साथ भी आपको करना है, तो वेट भी आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। बट कहाँ पर,
इक्वेटर पे, नॉट ऑन पोल, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज आती है कि आपका जी कितना घट सकता है, जी की लिमिट क्या है। देखो आप क्या कर रहे हो, अर्थ की स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाने की तो कोई लिमिट नहीं है, आप उसको 1000 टाइम्स कर दो, 1,00,000 टाइम कर दो, बट जी के कम होने की तो लिमिट है। जी कम कितना हो सकता है, 0। तो आपकी भी एक लिमिट है ओमेगा की, उसके बाद अगर आप भले उसको कितने टाइम से बढ़ा दो, जी उससे कम तो होगा ही नहीं। एक बार अगर जी 0 हो गया, उसके बाद आप भले कितना ही स्पीड बढ़ाते जाओ, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें वो लिमिट देखनी है। तो इसमें भी एक चीज आती है कि जी अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, और जी 0 तो वेट भी 0। और ये तब होता है जब आपका ओमेगा जो है वो अभी प्रेजेंट ओमेगा का कितना टाइम्स होता है, अभी जो हमारी एंगुलर स्पीड है अर्थ की, उसका ये कितना टाइम्स हो जाएगा। मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ, बाकी ये भी पूछ सकते हैं। वैल्यू होती है 1/800 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपकी ये टाइम्स करके बता रहा हूँ, ठीक है, इसको 17 से गुना मत कर देना। दिस इज द स्पीड ऑफ अर्थ जिस पे जी क्या हो जाएगा, 0, या इसको ऐसे बोल दें कि जो प्रेजेंट ओमेगा है उसका अगर 17 टाइम्स अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो आपका जी क्या हो जाएगा, 0। और जी 0 तो वेट 0, वेट 0 का मतलब वेटलेस क्या होता है। और वेटलेस कंडीशन में चीजें जो होती हैं वो हवा में उड़ती है, तो इक्वेटर पे जो भी चीजें हैं वो सब हवा में उड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, बट पोल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहला सिनेरियो समझ में आया। दिस इज द सिनेरियो व्हेन स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं, पहले इतना लिख लो एक बार, समझ में आ गया। तो अब ये सब अपन इक्वेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेटर पे क्या फर्क पड़ेगा अगर स्पीड बढ़ती है तो, ठीक है। और अगर स्पीड बढ़ती है तो जी घटता है, जी घटता है तो डब्ल्यू घटता है। जी कितना घट सकता है, 0, और वो कितने स्पीड पर होता है, 17 टाइम्स, या फिर 1/800 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो क्या होगा, स्पीड कम होगी, वो भी चेक कर लेते हैं। तो जब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि आपकी चाल क्या होगी, घटेगी, तो क्या होगा बताओ। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो ओमेगा घटेगा, स्पीड घटना वाला ओमेगा घटेगा तो जी आपका बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो वेट भी। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये ओमेगा है, ये वी है, डब्ल्यू है, ये वेट है, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी एक लिमिट होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जी बढ़ने में तो कितना भी बढ़ सकता है, घटने में तो 0 हो सकता है मान लिया, पर जब बढ़ेगा तो ये कितना भी हो सकता है, 1000, 2000, 20 लाख, 30 लाख, जो भी है। पॉइंट ये है कि ओमेगा कितना घट सकता है। कोई चीज अगर चल रही है, घूम रही है, तो मिनिमम क्या है, वो रुक जाएगी, ज्यादा से क्या हो सकता है। बात समझ में आ गई। जैसे अपन ने यहाँ लिमिट निकाली थी किसकी, जी की, बट यहाँ पर जी अब लिमिटलेस है, बट अब लिमिट किसकी हो जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमें चेक करनी होती है कि इन केस अगर ओमेगा हमारा 0 हो जाए, जिसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, रेस्ट, यानी कि अर्थ रुक जाए। दिस इज द सेम कंडीशन। अब मुझे बताओ, जब ओमेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखो ओमेगा 0, तो जी डैश किसके बराबर हो गया, और ये हम कहां पर निकाल रहे हैं, इक्वेटर पे। तो उस समय हम बोल सकते हैं इक्वेटर पे जो जी है वो जी के बराबर हो जाएगा, और जो कहां पर था, पोल पे। समझ में बात आ गई। यानी कि इस कंडीशन में पोल और इक्वेटर का जी बराबर हो जाएगा, और वो मैक्सिमम वाला हो जाएगा, यानी कि 9.8। अभी आप बोलोगे सर इसमें आपने बोला था नहीं होता, वो 9.7 होता है। वो शेप को जब हमने कंसीडर किया था, अभी मैं इसको क्या मान रहा हूँ, एज अ सर्कल, एज अ स्फीयर मान रहा हूँ। तो जब इसको मैं स्फीयर मानूंगा तो उस केस में बोलूंगा इस केस में दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वहां पर भी 9.8 और यहां पर भी 9.8। क्लियर है, दोनों केस समझ में आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे वेटलेस कंडीशन कब होती है, कितने ओमेगा पर होती है। फिर नीचे पूछ लेंगे या तो बढ़ता है तो क्या होता है जी के साथ, या फिर ये पूछ लेंगे अगर अर्थ रुक जाता है तो क्या होता है। तो अगर अर्थ रुक गया तो कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, कहीं पर नहीं पड़ेगा, जो इक्वेटर का जी है वही पोल का है, जो मैक्सिमम जी है हमारा 9.8, ठीक है। तो हर जगह 9.8 हो जाएगा। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन सब का जो इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एंगल है। अदरवाइज अगर आपका 90 डिग्री हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो वो कहाँ पर होता है, पोल पे। अब इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो अगर आपको मैं कोई भी थीटा दे दूं, लेट से थीटा दे दिया 60 डिग्री, तो क्या आप इधर की इक्वेशन लिख सकते हो, ये डायरेक्ट पूछा गया है।
अगर किसी पॉइंट का अक्षांश कोण यानी कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना है 60 डिग्री है, तो वहां पर g का फॉर्मूला क्या होगा? तो बस आप थीटा रख दो तो क्या हो जाएगा? g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो कितना हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। तो ये डायरेक्ट पूछा गया है आपको, ऐसे ऑप्शन में 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर? चलो उतार लो एक बार। तो कैसे समझ में आया? पहले अपन ने इक्वेटर पोल को अलग किया, पोल का कोई इफेक्ट नहीं है, साइड में कर दिया। इक्वेटर में फिर दोनों चीज़ें समझी, ओमेगा जब बढ़ेगा, जब ओमेगा घटेगा। बढ़ने वाला केस भी देख लिया और घटने वाला केस भी देख लिया, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक तो जी जीरो कब होता है और यहाँ पर रेस्ट पर क्या होता है। रेस्ट में आ जाएगा तो इक्वेटर और पोल्स पे सेम कैसे हो जाएगा जी, क्योंकि आर तो फिर भी बड़ा है ना इक्वेटर। मैंने क्या बोला अभी अपन एज्यूम कर रहे हैं कि ये गोला ही है। अगर साइज वाला मैं कर लूँगा तो फिर अपन उस वाले वे में सोचेंगे। मैंने अभी यही बोला था ना बीसी में। आप बोलोगे सर बराबर कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ वो बराबर तब होगा जब अपन एज्यूम क्या कर रहे हैं दोनों कि अपना अर्थ कैसा है, स्फेयर है। अगर अपन साइज वाला कर लेंगे फिर तो कभी नहीं होगा बराबर। आई एग्री। बट अभी अपन सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं? रोटेशन पे। किस पे कर रहे हैं? अपन सबको मिलाते नहीं है। इसमें होता क्या है कि अपन सारे फैक्टर को एक साथ नहीं मिलाते, बट अगर आप मिला भी दोगे तो क्या होगा? जी की वैल्यू जो मैक्सिमम है अब वो जी के बराबर हो जाएगी, बट वो जो इक्वेटर पे है। बट ये जो अपन पूरी चीज कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले में आर तो एक ही आ रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि ये जो पूरा जो अपन ने डेरिवेशन किया है, यहाँ पर आर ई या आर पी कहीं लिखा हुआ है क्या? दिस इज ओनली वन रेडियस। इसका मतलब इसको ये क्या मान रहा है? स्फेयर मान रहा है। इसीलिए ये सारे डेरिवेशन होते हैं एजम्पशंस के बेसिस पे होते हैं, परिकल्पना जिसको हम बोलते हैं। कोई चीज को हमें एज्यूम करना पड़ता है, तो ये अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि अर्थ कैसा है, स्फेयर है, तब हम इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अदरवाइज यहीं पर ही आ जाता फर्क। क्लियर है? चले आगे। तो ये था हमारा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ जी ऑन वेरियस फैक्टर्स। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, एक टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। हिंदी में लिख लेना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको दर्शाया जाता है आई से, क्योंकि इंटेंसिटी है। हिंदी में क्या लिखेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, पहले समझते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र होता क्या है। देखो, ये अपन उससे कंपेयर करते हैं जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे 12th में। आपने शायद पढ़ा होगा कईयों ने। तो 12th में हम देखते हैं एक चार्ज अगर पड़ा है तो उसके पास में एक फील्ड बनती है, और वो फील्ड दिखती नहीं है। एक तरीके का आप कह सकते हो अदृश्य, एक तरीके का आपको मतलब कुछ दिखेगा नहीं, लाइंस नहीं दिखेगी, बट एक तरीके की यहाँ पर एनर्जीज है। वो एनर्जी क्या करती है? आपको उसके तरफ या तो खींचेगी या धक्का करेगी, डिपेंड ऑन उसकी पोलैरिटी क्या है, प्लस का है कि माइनस का है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर बोलता है कि अगर कोई भी कहीं पर भी कोई मास पड़ा है ना, तो उसके आसपास एक क्या है? एक फील्ड है। एक इमेजिनरी क्या है? फील्ड है। इमेजिनरी यानी कि दिखती नहीं आपको, इस तरीके से है। और ये कहाँ तक फैली हुई है? इन्फानाइट तक। ऐसा नहीं है कि इतनी सी है, ये कहाँ तक जाएगी? इन्फानाइट तक। अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, ये फील्ड आगे भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड कभी भी आप नाप नहीं सकते। आपको मैं बोल दूं, बताओ इस मास की फील्ड क्या है? फील्ड इज नॉट मेजरेबल, बिकॉज फील्ड क्या है? अनंत तक जा रही है ना, इन्फानाइट जा रही है। सो इट इज नॉट कि आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट क्या कर सकते हो? इसके किसी भी पॉइंट पर इस फील्ड की इंटेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट कितनी है? नॉट मेजरेबल, बट इस पर्टिकुलर बोर्ड पे कितनी लाइट पड़ रही है वो अपन मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस मास की वजह से इसकी जो फील्ड है, किसी भी पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, कितनी मतलब वो पावर है उसके अंदर, क्या वो लूज है या बहुत ज़्यादा वो फोर्स लगा रही है या कम लगा रही है। बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना ज़्यादा वो उसको खींच रही है। बिकॉज ग्रेविटेशन के अंदर फोर्स सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है? अट्रैक्टिव। यहाँ पर वो दो चीज नहीं है, रिपल्शन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्शन। तो हमारा मेन यहाँ पर निकालना क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, और वो हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पर होती है। बात समझ में आ गई? वो पॉइंट इससे पास है, दूर है, वो एक अलग स्टोरी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी निकालते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास इस कैपिटल मास की एम की क्या है? फील्ड है। अब मुझे इसकी फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर। लेट्स से मैंने डिफाइन कर दिया कोई पॉइंट,
लेट से यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको बोल दिया पॉइंट P। पॉइंट P से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। अब मेरा यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर इसकी फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो जब भी हम इंटेंसिटी निकालते हैं तो हम एक टेस्ट वहाँ पर लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है वो चार्ज जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए लेके आए हैं, ताकि हम देख सके कि इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या लेके आएंगे, टेस्ट मास। वो मास लेके आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेके आए हैं, इंटेंसिटी नापने के लिए। अदरवाइज उसकी भी फील्ड होती है बट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा मास लेके आ गया, टेस्ट मास, जिसको मैं बोल देता हूँ m0। क्या बोल देता हूँ? अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। तो F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M m0 अपॉन r²। अच्छा, अब ये जो इंटेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, टेस्ट मास। क्लियर है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय, अच्छा अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या आएगा, G M अपॉन। अब एक चीज यहाँ पर नोट कर रहे हो कि जब मैंने इंटेंसिटी निकाली एट पॉइंट P तो क्या आया, G M अपॉन r²। अब इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी m0 आ रहा है, सो दैट मीन्स कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यह पता चल चुका है कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर क्या चीजें आ रही हैं, एक तो ये पॉइंट कितना दूर है, दूसरा ये मास कितना बड़ा है। तो ये इंटेंसिटी किस दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास पे, और वो पॉइंट कितना इससे दूर है। तो जितना ये पॉइंट दूर होगा वैसे वैसे इसकी फील्ड की इंटेंसिटी घटती जाएगी, जितना ये इसके पास होगा। दूसरा, जितना बड़ा मास होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग होगी, और जो जितना छोटा होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी। तो हमारी जो फील्ड है बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्थ। अब समझ में आ रहा है कि अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ क्यों खींच लेती है, बिकॉज अर्थ एक तो बहुत बड़ा मास है, तो उसकी फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और स्ट्रांग है। जितना हमारी रेंज है उसकी रेंज में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो इस पे, ये फॉर्मूला किसका है, स्मॉल g। तो अब समझ में आया कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही चीज़ है। अब समझ में आ रहा है कि जो अपन g निकालते थे वो तो यही है ना। तो आप देखो इसकी यूनिट निकालो, ये वही तो है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि I जो होता है वो G के। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि इसके ऊपर कोई पार्टिकल है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, नहीं पार्टिकल के ऊपर है ना, तो फिर इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो बस यहाँ स्मॉल आगे जाके क्या हो जाएगा, तो वही हमने निकाला था। अर्थ की अगर मैं आपसे पूछ लूं, अर्थ की सरफेस पे उसकी फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, Gm बाय कैपिटल r²। तो वो G तो था, h हाइट पर जाते तो कितनी आई थी, तो ये वही तो सेम चीज है। क्लियर है, बस वर्ड चेंज हो गए हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए होता है कि हमें लगता है कि नई चीज आ गई, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली G ओनली, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्लियर है, बट हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि इंटेंसिटी का मतलब होता है F अपॉन m0, जहां पर m0 क्या है, टेस्ट मास। वहां पर F अपॉन Q0 होता है। सेम है, जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो दोनों को कंपेयर करते हैं, याद करने में इजी रहता है। यूनिट इसकी सेम रहेगी, क्या रहेगी, आई की यूनिट मीटर पर, बिकॉज एक्सेलरेशन है ना ये। क्लियर है। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, आई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, बिकॉज इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो बताओगे ना। तो जी भी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्शन की डायरेक्शन होती है। बट ये मैंने आपको इसलिए बताया, इसको स्किप भी कर सकता था, बट ठीक है, हमें कंफ्यूजन को हटाना है कि ये आई क्या है। आई बेसिकली वो जी ही होता है। ठीक है, डन, ओके, चले आगे। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो एक एनर्जी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। जैसे मान लो ये अर्थ है, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में पहले बात करेंगे, और यहाँ पर कोई मास है, ठीक है,
इसका जो मास है वो ME है, इसका मास है स्मॉल m, और अर्थ की रेडियस है RE। ठीक है, अब ये देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी चीज़ को h हाइट पर लेके जाते हो, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। नाउ जस्ट इमेजिन, आपको एक रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि अगर आप h को नापते हो तो आप कहाँ से नापते हो, सरफेस से नापते हो। बट फॉर एग्जाम्पल अब स्पेस से कंपेयर करो, कहाँ से, स्पेस। अब स्पेस में बताओ बेस कहाँ है। अगर आप सरफेस पे हो तो यहाँ आप कहीं से लाए गए हो। आप जस्ट सोचो ना इस चीज़ को। पहले तो अपन सिर्फ इसको मानते थे कि ये बेस है, यहाँ से हम h हाइट पे जाते हैं तो आप लिखते हैं mgh। वो फॉर्मूला यहीं से आता है जो अपन पढ़ेंगे ना, mgh अपन ने पढ़ा था, जो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, m इंटू जी इंटू एच, वो यहीं से आता है। अच्छा, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये पॉइंट अभी सरफेस पे पड़ा है तो हम इसके रेफरेंस h देखते हैं। बट आप इसको ऐसे समझो कि ये यहाँ पर पड़ा है, इसका मतलब ये कहीं से आया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी चीज़, क्योंकि अब देखो इसमें तो बहुत बड़े डेरिवेशंस होते हैं, इंटीग्रेशन होता है, बट मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट ये समझाता हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर पड़ा है अर्थ की सरफेस पे, तो या फिर कोई भी r डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस पे पड़ा है, तो इसकी वजह से इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा माइनस की होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी डेरिवेशन से आता है, इंटीग्रेशन से हम करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज। तो जब भी आप इसका फॉर्मूला लिखोगे माइनस साइन हमेशा लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, स्केलर है, अदिश है, क्योंकि एनर्जी है ना ये, तो ये माइनस डायरेक्शन नहीं है, ये माइनस अमाउंट है। क्लियर है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर होता है, Gm, किसका, अर्थ का मास स्मॉल, उस पार्टिकल का मास अपॉन सिर्फ और सिर्फ r। अब यहाँ पर r, कैपिटल R के बराबर कब होगा, जब वो सरफेस पे होगा। अगर वो h हाइट पे होगा तो r प्लस h हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रही है। तो किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद कैसे रखनी है, एक तो माइनस साइन हमेशा लगाना है, नीचे r स्क्वायर की जगह सिर्फ r लगाना है। जो अपन फोर्स में डबल लगाते हैं ना, r स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या आता है, r। अगर ये सरफेस पे है तो r किसके बराबर हो जाएगा, और अगर h हाइट पर है तो वो तो आप फॉर्मूले को उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। अब माइनस साइन का क्या सीन है वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि माइनस साइन से मतलब क्या है। माइनस साइन का मतलब है कि हम यहाँ पर एनर्जी, हमें अगर अर्थ को छोड़ना है बिकॉज हम इतना डेप्थ में चल रहे हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझो, बैंक अकाउंट के अंदर एक किसी का अकाउंट माइनस में चल रहा है, दैट मीन्स उसने किसी से उधार लिया हुआ है, तो इसलिए उसका माइनस में चल रहा है अकाउंट। अगर उसको उससे छूटना है या उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना है तो उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो उसको अपने अकाउंट को प्लस में लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि हर एक पार्टिकल जो भी हम हैं सरफेस, अर्थ की सरफेस पे हैं, हम सब डेप्थ में हैं। हम किस में हैं, हमें अर्थ को उतनी एनर्जी देनी है अगर आप अर्थ को छोड़ना चाहते हो। क्लियर है। यानी कि ये माइनस साइन को अगर आप प्लस कर देते हो तो आप अर्थ को एस्केप कर सकते हो। वो आगे की स्टोरी में आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, माइनस सभी के लिए आएगा। अब ये जो एनर्जी होती है ये सब पे डिपेंड करती है, आपके मास पे भी डिपेंड करती है और प्लेनेट के रेडियस या और प्लेनेट के मास पे भी डिपेंड करती है। स्मॉल जी जो था वो प्लेनेट की डायमेंशन पे डिपेंड करता था, आपके मास पे डिपेंड नहीं करता था, बट ये हर का अलग अलग होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं अगर दिमाग लगाऊं तो देखिए Gm और नीचे क्या है, R है। इसको हम स्मॉल g में भी बदल सकते हैं। देखो कैसे, स्मॉल g क्या होता है, Gm बटा R स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Gr बराबर Gm बटा R, एक R को मान ले गया बस। तो ये चीज यहाँ पर भी तो आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या है, बताओ, mgr, माइनस का साइन। इज इट क्लियर। तो आप जो पढ़ते हो ना mgh, अब समझ में आया वो कहाँ से आया, वो h हाइट होती है। अगर आप सरफेस पे हो तो हम उसको जीरो लेते थे वहाँ पे, बट यहाँ पर अब जीरो नहीं होगा, अर्थ की रेडियस भी इस पे आती है, ठीक है। क्योंकि अर्थ के रेफरेंस से हम देख रहे हैं, पहले हम सरफेस के रेफरेंस से देखते थे, अब हम अर्थ के सेंटर के रेफरेंस से देख रहे हैं। क्लियर है। तो ये होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g, इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से स्टार्ट होगा एनर्जीज का सिलसिला। अब काफ़ी सिंपल रहने वाला चीज़ें।
अच्छा, अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे पड़ा है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जीज होंगी? ये तो होगी, प्लस पोटेंशियल तो होगी, अपने काइनेटिक नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि पड़ा है, वो चल थोड़ी रहा है। तो अभी अपन उसके बारे में बात करते हैं। चलें आगे। तो अपन नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एनर्जीज, ठीक है, क्योंकि जब हम सैटेलाइट पढ़ेंगे तो हमें ये काम में आएंगी, ठीक है। एनर्जीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती की सतह पर कौन कौन सी एनर्जीज हमें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई पार्टिकल जिसका मास m है, अर्थ की सरफेस पे पड़ा है, अर्थ की सरफेस पे पड़ा है, ठीक है, तो क्या आएगा? माइनस जी मास ऑफ अर्थ, उसका मास और अर्थ की रेडियस, क्योंकि सरफेस पे पड़ा है ना। अगर h हाइट पे होता तो r प्लस एच हो जाता, ठीक है। सेकंड बताओ, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वो सरफेस पे पड़ा है, चल थोड़ी रहा है। अगर आप अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर बैठे हो तो आपकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक क्यों नहीं? बिकॉज आप मूव नहीं कर रहे हो। अच्छा, थर्ड आती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को और क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। और ये कितनी होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ऑटोमेटिकली ये पोटेंशियल के बराबर नहीं हो गई? क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से जो चौथी एनर्जी है, जो कि एक नई एनर्जी होती है जो हम यहाँ पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी, जिसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, जो आप इस ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा। अच्छा, जब हम बंधन ऊर्जा की बात करते हैं, इसको हम लिखते हैं बी। क्या लिखते हैं? बी। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि हम अर्थ से बंधे हुए हैं। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंड होना, किसी से आप जुड़े हुए हो। आप अर्थ को अगर छोड़ना चाहते हो तो आपको टोटल एनर्जी का प्लस करना है। क्या करना है? ये जो एनर्जी है, ये कुल ऊर्जा है जो आपने अर्थ से ली हुई है। यानी कि समझ लो आपने किसी से 1000 रुपये लिए तो आपके अकाउंट में शो होंगे -1000, अगले के अकाउंट में शो होंगे 0। उसने आपको 1000 दे दिए, तो आपको उसको कितने देने हैं? तो जब तक आप इसको +1000 नहीं करेंगे तब तक आप उस बंदे को छोड़ देंगे, बल्कि बंदा ही आपको छोड़ेगा नहीं। अभी 1000 छोड़ो, 2 लाख 3 लाख लिए तो आपको छोड़ देगा क्या? तो वही सिंपल अर्थ का केस है। अर्थ कहता है अगर आपको अर्थ को एस्केप करना है, अर्थ को छोड़ना है, तो आपने जितना हमसे एनर्जी ली है आप उतनी एनर्जी दे दो और चले जाओ। बट इतना भी आसान नहीं होता वो एनर्जी देना, मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ, ठीक है। बट अभी हमें बात करनी है कि वो एनर्जी कितनी है जिससे हम बंधे हुए हैं। तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है टोटल एनर्जी की। क्या होती है? पॉजिटिव होती है टोटल एनर्जी की। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Gm/r। बस नेगेटिव साइन हट गया। अब आपको ये मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है अगर आपको अर्थ से एस्केप करना है, पलायन करना है। क्लियर है? यहां से अब वो फॉर्मूला निकलेगा, कौन सा? पलायन वेग। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। अभी अपन सब अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक लगा लेना, एस्केप वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं पलायन वेग, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये वेग निकालना है। क्या निकालना है? ये वेग। हमने पता है कि हमें इतनी एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। लेट्स से हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी, बट ये एनर्जी को अगर आपको कन्वर्ट, अगर आप इसको वेग में नहीं करोगे तो आप अर्थ से एस्केप कैसे करोगे? आप अर्थ पे सिर्फ लूजली पड़े हो, बट अगर आपको अर्थ से एस्केप करना है तो आपको इस एनर्जी को किसमें बदलना पड़ेगा? गतिज ऊर्जा में। क्लियर है? तो यहाँ पर हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? हमें लिखना है 12mv² बराबर G_M r। समझ में आया? यानी कि अगर आपको अर्थ से एस्केप करना है तो आपको इस बाइंडिंग एनर्जी को किस में बदलना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि अगर आपको मोशन के लिए बात करनी है तो कौन सी एनर्जी होती है? अच्छा, लेट्स से एस्केप वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं vc से। किससे? तो ये हमारा c हो गया ना, vc, ठीक है। अब यहाँ से चलो फॉर्मूला निकालते हैं। स्मॉल m से स्मॉल m गया तो vc का फॉर्मूला क्या आ गया? √2gm/। दिस इज व्हेन, जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तभी ये कैपिटल R आ रहा है। अभी मैं आगे जाके आपसे बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट है। तो हर चीज़ मैं जानता हूँ, तो क्या ये वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? तो इसकी जो वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द मिनिमम, यहाँ मिनिमम की बात हो रही है। इससे ज़्यादा करते हो तो अच्छी बात है, तो भी आप एस्केप करोगे, बट इससे कम अगर आपने करी, भले आपने 11 रखी, तो भी आप वापस अर्थ पे आ जाओगे। अब ये दिखने में लग रहा है 11.2, बस थोड़ा इसको वो करो, फील करो ये कितनी ज़्यादा स्पीड है। 1 सेकंड में, अगर आपका यहाँ से घर समझ लो 10 किलोमीटर दूर है, तो आप 1 सेकंड में वहाँ पहुँच गए। ये स्पीड है। ऐसा थोड़ी रोज़ रॉकेट उड़ते हैं, ये कोई दिवाली वाला रॉकेट थोड़ी है तो रोज़ उड़ के जाते तो लोग बाहर घूम के आते हैं। अर्थ से एस्केप करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब इतनी वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए फ्यूल बहुत सारा चाहिए, इंजन की कैपेसिटी बहुत चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, चलो मैं तो कह रहा हूँ इतनी स्पीड पे आप पहुंच गए, बट हवा से जब आप निकलोगे तो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होगा, आप जल जाओगे। बाहर छोड़ो, आप तो थोड़ा सा ऊपर जाओगे, आप में आग लग जाएगी, भस्म हो जाओगे। तो इसके लिए उसको ऐसे डिज़ाइन करना है ना, वेट को मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए रॉकेट को प्रोजेक्ट करने में आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। अब ये जो है, ये रॉकेट के लिए भी है, हमारे लिए भी है, इस पेन के लिए भी है। अब आप एक चीज़ नोट करोगे, इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी पार्टिकल का मास आया क्या? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस। तो ये जो पलायन वेग है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है, दैट इज कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल। भली वो एक हाथी हो, भली वो एक चींटी हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये अर्थ के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इन फ्यूचर अगर अर्थ की रेडियस कम हो जाए या अर्थ का मास चेंज हो जाए तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम वेलोसिटी है। क्या है? मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप। अब एस्केप करने का मतलब है यहाँ पर कि आप अर्थ पे वापस नहीं आएंगे। एक बार अगर आप एस्केप हो गए तो आप फिर अर्थ की या तो ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, फिर अगर आपको और किसी के ऑर्बिट में जाना तो फिर आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एक मूवी आई थी ना, मंगलयान, मिशन मंगल, हाँ, जैसे मंगलयान के बारे में बात करी थी ना, उसमें आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा वहाँ पर किया है, तो वो मून पे कैसे जाते हैं? ऐसे थोड़ी जाते हैं कि ये समझ लो मून है, सीधा चले जाओ भैया, सीधा नहीं जाता है कभी भी, वो इसकी ऑर्बिट में घूमता है। एक बार आपने उसके ऑर्बिट में चले गए तो आप उसके अर्थ के ऑर्बिट में आप आजीवन घूमते रहोगे। बट अगर आपको उसकी ऑर्बिट चेंज करनी है तो आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो आप देखना, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है, तो ऐसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। फिर एक टाइम ऐसे आता है इसके मून के पहुंच गया, फिर मून के ऑर्बिट में वो घूमने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करता है या अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इसके कारण फिर वो मून पे आके लैंड करता है। समझ में आई? तो डायरेक्ट सीधा नहीं जाता है। कितना टाइम लगा था उसको जाने में? अप्रॉक्स 3 महीने कुछ थे, 2.5-3 महीने थे, तो इतना टाइम लगता है। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मून की एस्केप वेलोसिटी काफ़ी कम है, अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मून से निकलना आसान है एज कंपेयर टू, पर इतना भी आसान नहीं है, बट कंपेरेबल अगर अपन देखें तो काफ़ी कम होता है। कितना होता है कल बता दूंगा, सभी लिख लो आप चाहो तो। लगभग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, कोई कम नहीं है, बट स्टिल कंपेरेबल अगर अपन देखें मून से और अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सुना होगा आपने। ग्रेविटी तो इसका इनडायरेक्ट आंसर है, पर डायरेक्ट आंसर एस्केप वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो किससे मिलके बनती है? गैसेस से, और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होते, कभी भी रुकते नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ा हो आपने 11th में, तो गैस के पार्टिकल्स लगातार मूव करते हैं, और वो ऐसे छोटे मोटे वेग से मूव नहीं करते हैं। उनकी स्पीड होती है 2.42 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 2.42। अब होता क्या है, जब ये मून पे जाते हैं, मून पे अगर इससे ज़्यादा किसी की वेलोसिटी हो गई, वो रुकेगा ही नहीं मून पे। तो ये रीज़न है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर टिक क्यों नहीं पाता, बिकॉज ऑफ एस्केप वेलोसिटी। हमारी कितनी है और ये कितना है, तो ये इसको एस्केप नहीं होने देता।
समझ में बात आ रही है? तो ये डायरेक्ट आंसर है, बट अगर आपके एग्जाम पेपर में एस्केप नहीं लिखा है तो आप भली ग्रेविटी लिख सकते हो, बट दैट इज इनडायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर आपके हिसाब से तो होना चाहिए इसका क्या, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? चलो इसको उतार लो, बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है? 11.2 आइडियल वैल्यू है या आइडियल मतलब ये तो मास पे सीधा थ्योरेटिकल है ना ये? नहीं, मतलब उस रॉकेट को भेजे, रॉकेट का भी तो मास होगा। मैं वही तो समझा रहा हूँ, उसके रॉकेट के मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। वो जो मास अपन कम करते हैं ना, जस्ट टू अवॉइड द फ्रिक्शन, आग ना लग जाए, उसके लिए उसकी सारी चीज़ें होती है, ठीक है? चलिए, इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।